नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेस टू फेस। और मैं हूं आपके साथ आलोक। जैसा कि आपको पता है, इस खास कार्यक्रम में हम खास शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते हैं। और आज हमारे इस खास शो में डॉक्टर संदीप शुक्ला जी हैं, जो कि चिकित्सा अधीक्षक हैं। आज हम उनसे बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, चिकित्सकीय उपचार के बारे में जानेंगे। जब हम बात करते हैं मलेरिया को लेकर, मलेरिया दिवस आज मनाया जा रहा है, तो इसके क्या कुछ उपचार हो सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, और साथ ही साथ मौसमी बीमारियां भी अब आ रही हैं, तो किस तरीके से उनसे क्या कुछ बचाव हो सकते हैं। तो आज हम डॉक्टर संदीप जी से कुछ सवालों के जवाब लेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आपका हमारे भी इस सबसे धन्यवाद। खास शो में। धन्यवाद आलोक जब जी। हम मलेरिया को लेकर के बात करते हैं, मलेरिया दिवस आज मनाया जा रहा है डॉक्टर साहब, तो बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। लेकिन जब हम आम लोगों के, एक लेमैन के तौर पर अगर बात करें, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे कैसे बचा जा सकता है। जी, बिल्कुल। आलोक जी, जो विश्व स्तर पर मलेरिया दिवस मनाया जाता है और हमारे भारत में भी इसका ज़ोर-शोर से प्रचार होता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि हम जो साधारण व्यक्ति है, एक शिक्षित नहीं है, उस तक भी मलेरिया के बचाव के उपचार के तरीके, बचाव के तरीके हम उन तक पहुंचा सकें। तो जो बेसिकली अवेयरनेस है, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को करना पड़ता है और हर वर्ष ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। उसका उद्देश्य यही है कि मलेरिया किस कारण से होता है और मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं। जी। ये एक जानलेवा बीमारी है। तो मलेरिया, जैसा कि सबको पता है, कि मच्छर काटने से ये फैलता है और एक प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है जो कि मलेरिया में पाया जाता है। और मलेरिया काटता है, जब मच्छर काटता है किसी स्वस्थ व्यक्ति को, तो जब काटता है उससे पहले वो स्किन पर थूकता है और उसके सलाइवा में इसके परजीवी होते हैं और वो जब इंजेक्शन लगाता है ब्लड सक करने के लिए, तो वो परजीवी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ये कहना कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है, ये बात उतनी सही नहीं है। मलेरिया मच्छर काटने से फैलता है। मलेरिया होता परजीवी नाम जो प्लाज्मोडियम है उससे होता है, एक टाइप का परजीवी है। जी, तो एक आम भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें, तो इससे बचा कैसे जा सकता है। जी, बिल्कुल सही बात है। बचाव बहुत ज़रूरी है। उपचार से पहले हमें बचाव पर ही काम करना चाहिए और उसके तरीके अपनाने चाहिए। जैसे कि आपने समझा कि मलेरिया मच्छर काटने से बढ़ता है या काटने से फैलता है, प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन मच्छर वो प्लाज्मोडियम जो वायरस सॉरी परजीवी है, वो परजीवी मच्छर में पाया जाता है और मच्छर के काटने से मलेरिया हुआ, तो मच्छर पे अगर हम कंट्रोल कर ले जाएं तो फिर मलेरिया को कारण रोक सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। जी। मच्छर पे रोकने के क्या क्या उपाय हैं? कहीं भी पानी भरा हुआ है, अगर लंबे समय तक हमारा कूलर में पानी भरा हुआ है, गमले में भरा हुआ है, फाउंटेन में भरा हुआ है, तो वो लगातार अगर पानी भरा हुआ है तो उस पे मच्छर पनपते हैं, अपने अंडे देते हैं और विकास करते हैं। तो उनकी संख्या में लगातार इजाफा होता है और इस तरीके से अगर मच्छर बढ़ेंगे तो एनोफिलीज़ नाम का मच्छर होता है, जो कि फीमेल मादा एनोफिलीज़ होता है, जिसके काटने से ये मलेरिया नाम का रोग फैलता है। तो इन पे अगर इनकी संख्या हम नियंत्रित कर ले जाएं, इनको बचा ले जाएं, इनकी संख्या को ख़त्म कर दें, तो मलेरिया अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। तो देखा डॉक्टर संदीप जी किस तरीके से बड़ी ही आसान भाषा में बता रहे हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे पनपता है। डॉक्टर संदीप जी, लेकिन बड़ी बात तो ये हो गई कि आपने बता दिया कि ये इससे पनपता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब मच्छर, तो आजकल किस तरीके से घर में है, कोई भी चीज़ उठाओ मच्छर का एक जमघट निकलता है किस तरीके से। तो कैसे घर घर में बचा जा सकता है, कि कैसे क्या कुछ छिड़काव करवाया जाए। और बल्कि एक अहम सवाल ये कि एक लेमैन के तौर पर, कि इसमें अगर नगर निगम की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, वो कितना तत्पर है किस तरीके से, क्योंकि अगर छिड़काव जैसी चीज़ें होती रहेंगी तो मच्छर पनपेंगे ही नहीं। बिल्कुल, नगर निगम की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये मुहिम लगातार चली जा रही है और मोहल्ले में आप देखेंगे फॉगिंग भी होती रहती है, लेकिन हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। हम घर-घर के अंदर जाकर के फॉगिंग कर पाना मुश्किल काम है, लेकिन सरकार जो अपना काम कर रही है अच्छे ढंग से, लेकिन हम सबको जागरूक होना होगा और हमें अपने घर की सफाई जैसा भी करें, हमें अपने रोज़ उसके सोफ़ा हटाना, कपड़े हटाना, पर्दे को हिलाना, मच्छर छिप जाते हैं। और जो मादा एनोफिलीज़ मच्छर है, वो ज़्यादातर आपने सुना होगा कि रात को काटने से मलेरिया होता है। तो बेसिकली उसकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सनसेट से सनराइज़ तक ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो दिन में नहीं काटेगा। दिन में भी काट सकता है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ रात में ज़्यादा होती है। तो अगर हम स्वच्छता रखें, साफ़ सफाई रखें, रोज़ झाड़ू लगाएं, रोज़ साफ़ सुथरा रखें, कपड़ों को साफ़ रखें, तो उस तरीके से हम मच्छरों को पनपने से बचा सकते हैं। और जो मॉस्किटो रिपेलेंट हैं,
अगरबत्ती है कोई, किसी ब्रांड का हम नाम नहीं लेंगे, कोई भी अगरबत्ती जो मॉस्किटो रिपेलेंट है उसका छिड़काव कर सकते हैं। पानी वहाँ रुका हुआ है, अगर उसको आप नहीं निकाल सकते तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल उसके ऊपर डाल देंगे तो मच्छर मर जाएंगे। फुल स्लीव के कपड़े पहने। बच्चों को ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि बच्चों को कॉटन के गर्मियाँ आ गई तो हाफ स्लीव के कपड़े पहन के ही रखते हैं। घर में भी कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं तो हाफ स्लीव के कपड़े ही पहनते हैं गर्मी में। तो कोशिश करें कि फुल स्लीव के कपड़े पहने, प्योर कॉटन के कपड़े पहने और हल्के रंग के कपड़े पहने। ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े पहनने से भी कई बार मच्छर अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह की सहूलियत रख के मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा करके और मच्छरदानी का प्रयोग करें। रात में हमने कहा कि मच्छर ज़्यादा काटते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी से हम मच्छर काटने से रोक सकते हैं और छोटी छोटी सहूलियतें हैं जिनसे हम बचाव करके बच सकते हैं मलेरिया। और डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि अब मुझे खास सावधान रहना है। मैंने देखिए डार्क कलर की शर्ट पहनी है, आपने एकदम लाइट। तो अभी आपने कहा कि किस तरीके से डार्क कलर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि आपके स्टूडियो में मुझे एक भी अभी मुझे इतनी देर से बैठा हूँ, एक भी मच्छर से मुलाकात नहीं हुई। मुझे खुशी हुई कि यहाँ पर आपके मच्छर नहीं है, तो आप कोई भी कलर आसानी से पहन सकते हैं क्योंकि आपको फोटोजेनिक भी होना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब जब हम बात कर रहे हैं कि लक्षण को लेकर के, अगर प्रथम दृष्टया किसी को लग रहा है कि हाँ मुझे मलेरिया हो सकता है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाए, किस तरीके से जांच कराए वहाँ पर, और अगर घरेलू उपचार भी अगर कोई है तो वो भी हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। बिल्कुल सही बात है कि बुखार अगर किसी को आ रहा है, अगर एक दिन से अधिक से बुखार आ रहा है और मलेरिया में बहुत तेज़ बुखार आता है। जनरली कई तरह के उसके जो प्रकार हैं मलेरिया के, वाइवेक्स है, फाल्सीपैरम है, मलेरिया है, उस तरह के उसकी स्पीसीज़ हैं अलग अलग। तो एक घातक मलेरिया कहें कि मलेरिया दो प्रकार को डिवाइड किया गया। एक सेरिब्रल मलेरिया जो कि बहुत घातक होता है, जानलेवा होता है, और एक नॉन सेरिब्रल मलेरिया। तो जिसके जो लक्षण होते हैं, बेसिकली बुखार उसका तेज आता है और ज़्यादातर अगर किसी को हिस्ट्री है कि हमें 5 दिन से बुखार आ रहा है, साहब हमने बहुत सारी दवाएं ले ली, बुखार उतर नहीं रहा है, बहुत तेज़ बुखार रहता है, कल परसों बुखार आया था, कल नहीं आया, आज हमको फिर लग रहा है या कल फिर हो गया। तो अगर स्किप करके फीवर आ रहा है, एक दिन बुखार नहीं आया बीच में, फिर आया, 2 दिन नहीं आया, तीसरे दिन बुखार आया, अगर इंटरमिटेंट फीवर आ रहा है तो ये मलेरिया का लक्षण हो सकता है। कोई दवाएं आपको काम नहीं कर रही हैं, नॉर्मल दवाएं एंटीपायरेटिक ले रहे हैं या किसी भी विधा की कोई दवा ले रहे हैं, बुखार में ज़्यादा नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो आपका शक मलेरिया पर जाना चाहिए। तो इसमें आप रिसर्च ना करके, मतलब मरीज़ को रिसर्च ना करके, नियर बाय जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उस पर जाएं और चिकित्सक से अपने लक्षण बताएं। लक्षणों के आधार पर मलेरिया की डायग्नोसिस होती है। वैसे तो ब्लड टेस्ट भी कराते हैं परजीवी देखने के लिए, ब्लड फॉर मलेरिया हम लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन सामान्यतः जितने केसेस हैं उनमें मलेरिया हमेशा निगेटिव आता है। पेशेंट में इन्फेक्शन रहता है, पेशेंट को फीवर रहता है, लेकिन मलेरिया टेस्ट में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम कराते हैं। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल डायग्नोसिस डॉक्टर आसानी से बना लेते हैं कि आपको फीवर हाई ग्रेड है, हेडेक हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, एनीमिक हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी लग रही है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, जाड़ा दे के बुखार आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो सभी व्यक्तियों को पता भी है कि जूड़ी दे के बुखार आ रहा है तो मलेरिया हो सकता है। तो जूड़ी दे के बुखार, वायरल इन्फेक्शन जितने भी हैं, यूटीआई में भी जूड़ी लगती है, डेंगू में भी जूड़ी लगती है, मलेरिया में भी जूड़ी लगती है। तो जितने भी ये बुखार हैं इनमें जूड़ी दे के बुखार आ, लेकिन इसमें ज़्यादा जाड़ा लगता है। इसके एक क्लासिकल सिम्टम है RFD बोलते हैं इसको, रायगर। सबसे पहले जूड़ी लगेगी, फिर फेब्राइल स्टेज आएगी, हाई ग्रेड फीवर होगा, फिर पसीना आएगा, फिर धीरे धीरे बुखार कम होगा। तो ये इसकी स्टेजिंग है। लेकिन आप अपने लक्षणों को, आपके जो भी लक्षण आ रहे हैं, डॉक्टर से खुलकर बताइए और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर विजिट करिए, वहाँ पर दवाएं उपलब्ध हैं और चिकित्सक से सलाह लीजिए। ज़्यादा पानी पीजिए। जी, तो देखिए ये छोटे छोटे उपाय हैं, डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर बताया कि अपने निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ज़रूर जाएं, खुद इतनी डॉक्टरी ज़्यादा ना करें, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बहुत अहम सवाल अक्सर उठता है जब हम किसी PHC और CHC को लेकर के हम जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो लोग कहते हैं, जो जागरूक लोग आ रहे हैं, अस्पताल में जाके तो और वहाँ पर जाकर के बीमार पड़ जाओगे, या मास्क लगा के जाना। तो इस संदर्भ में किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है साफ सफाई का, ताकि मरीजों के लिए भी बेहतर सुविधाएं हों? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसको आपने महसूस भी किया होगा। स्वास्थ्य सेवाएं जनमानस के लिए, आम जनता के लिए ज़्यादा सुदृढ़ हुई हैं, ज़्यादा सुलभ हुई हैं।
चाहे वो आयुष चिकित्सा पद्धति हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो अन्य विधाएँ हों, जितनी भी हैं सरकार द्वारा जनमानस तक निःशुल्क पहुँचाने की पूरी मुहिम चलाई जा रही है और काफ़ी हद तक सरकार इसमें सक्षम भी है। अब रही बात भीड़ की, तो भीड़ तो रहेगी, जैसा कि मास्क लगाकर जाएँ, बिल्कुल सही बात है। भीड़ में किसी भी एरिया में चाहे कोरोना हो या ना हो, आप अगर भीड़ में हैं, क्राउडेड एरिया में हैं, तो जो थ्रोट इन्फेक्शन है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, उससे बचने के लिए हमें मास्क लगा के जाना चाहिए। थोड़ा समय लगता है, भीड़ देख के हम घबराते हैं, लेकिन आपको उचित सलाह मिल जाएगी, जहाँ पर शिक्षित डॉक्टर बैठे हैं, आपको उचित सलाह देंगे, बिना किसी प्रलोभन के आपको वो उचित सलाह देंगे और निःशुल्क दवाएँ भी सरकार द्वारा वहाँ वितरित की जा रही हैं। तो अननेसेसरी आप आर्थिक तंगी में भी नहीं आएँगे कि आप ज़रूरी नहीं कि हर बार आप प्राइवेट डॉक्टर को दिखाएँ। कोशिश करें कि आपके पास जो निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, उस पे विज़िट करें। आपको बहुत अच्छी सुविधाएँ सरकार द्वारा दी जा रही हैं और मैं सबसे अपील करूँगा, उन सुविधाओं का लाभ उठाएँ। जी। डॉक्टर साहब, आप जिस अस्पताल में हैं, आप किस तरीके से, जब पहले जो व्यवस्था थी और अब की जो व्यवस्था है, काफ़ी चुस्त-दुरुस्त नज़र आ रही। आपके यहाँ क्या-क्या सुविधाएँ हैं, किस तरीके से, और आप मरीज़ों का किस तरीके से ख़ास ख़्याल रखते हैं? क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश सरकार की किस तरीके से बात की, उसके कार्यों की, और आप जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुहिम है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं अपनी सेवा के ज़रिए? देखिए, मैं स्वास्थ्य चिकित्सा से जुड़ा ही हुआ हूँ। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि जागरूकता, अभी जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम बीमार हो गए हैं तो उपचार तो हम करा ही लेंगे, कहीं भी करा लेंगे, जहाँ भी होंगे, सरकारी, प्राइवेट, जो भी होगा, हम बीमार तो इलाज कराना ही है। लेकिन हम जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा कोशिश करते हैं। उस अभियान के तहत हम बेसिकली हमारा आयुष हॉस्पिटल है, 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल है, जो कि पीजीआई के पास है। इसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और फिजियोथेरेपी, पंचकर्म, आईपीडी, ओपीडी के साथ-साथ सारी चिकित्सा पद्धतियाँ आयुष की एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हमारे चिकित्सालय में लगभग 400 मरीज़ रोज़ आते हैं, आईपीडी में भर्ती भी हो रहे हैं और उनको हम रोगों के बारे में बताते हैं। जैसे आज मलेरिया दिवस है, तो मलेरिया कैसे फैलता है, क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो मरीज़ हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं, जो अवेयर हैं, कुछ तो बीमार हैं और कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो अवेयर हैं हेल्थ को लेकर के। अगर जो लोग अवेयर हैं, उनको हम थोड़ा-सा स्टिमुलस देंगे, तो अपने आस-पास उनको हम बोलते हैं कि जो लोग हमारे पास नहीं आए हैं गाँव के, आप ये बातें उनको भी बताइए कि कैसे बचा जाए। हर चीज़ में पहले जैसे मलेरिया नाम पड़ा था, ऐसा पड़ता था माइल्ड एयर। माइल्ड एयर का मतलब है कि प्रदूषित हवा से मलेरिया होता है, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि ये परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। तो ये कारण क्या है इसके, और निवारण तो हम समझ लेंगे, लेकिन इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, छोटी-छोटी बातें ध्यान रखकर हम इससे बच सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आपके अस्पताल में इतनी सारी फैसिलिटी हैं और आप बेहतर सुविधाओं को लेकर के किस तरीके से ध्यान दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपने कहा कि जागरूक होना चाहिए लोगों को। ख़ास करके ये तो एक मलेरिया बीमारी की बात हो गई, लेकिन अभी मौसमी बीमारियों का किस तरीके से, चाहे वो एन्सेफ़ेलाइटिस की बात करें, चाहे वो मेनिंजाइटिस को लेकर के बात करें, आई फ्लू की बात करें, कंजक्टिवाइटिस की बात करें, अभी ये सब जैसे-जैसे एक बरसात होएगी उसके बाद ये सारी बीमारियाँ, इन सब बीमारियों की किस तरीके से, क्या कुछ इलाज की व्यवस्था है? इलाज की व्यवस्था से पहले हम लोग बचाव की व्यवस्था पे ही बात करें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इलाज तो मिल जाएगा। ये इलाज तो सरकार के द्वारा उपलब्ध है सभी चिकित्सालयों में, लेकिन हम उसका सबका एक मूल कारण है, वो है गंदगी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी द्वारा स्वच्छता मिशन चलाया गया और उसका बड़ा असर दिख रहा है पूरे भारत में। आज भी हमने देखा, कहीं चाय पी करके कोई भी समझदार व्यक्ति डस्टबिन ढूंढता है। पहले एक ज़माना था कि ऐसे फेंक दिया करता था। तो 80% लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है। तो अगर स्वच्छता रहेगी तो बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप बच सकते हैं। पानी, जैसे बरसात के दिनों में आपने पता, पानी इकट्ठा होने लगता है, तो मच्छर एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे, चाहे वो डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, या और बहुत सारे वायरसेस हैं, परजीवी हैं, जो कि मच्छर में पनपते हैं। तो गंदगी को हमें अपने स्तर पर जितना हो सके, जहाँ भी रह रहे हैं, जैसा भी हमारा घर है, जैसा भी हमारा कार्यालय है, जैसा भी स्थान है, मैं चिकित्सक हूँ, लेकिन खुद भी मैं कोशिश करता हूँ, कोई कर्मचारी नहीं है, अपने हॉस्पिटल के, अपने ऑफिस की सफाई खुद कर लूँ। स्वच्छता अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। गर्मी आने वाली है। गर्मी में जैसा कि संचारी रोगों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे रोग और हैं। जैसे संचारी रोगों में तो आपने नाम गिना ही दिया, डेंगू है, और फूड पॉइजनिंग, जैसे आजकल गर्मियों में फूड पॉइजनिंग बहुत होती है, तो वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और दूषित खाना हम या पानी पी लेने से फूड पॉइजनिंग होती है। उसके लिए एक नियम बनाएं कि गर्मी के दिनों में बाहर का कुछ भी नहीं खाना।
घर का बना खाना है, खिचड़ी भी खाएंगे घर का, बाहर की पनीर से घर की खिचड़ी बहुत अच्छी है। अगर खाने से बचे रहेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। घर का खाना खाइए, जितना पॉसिबल है घर का खाइए, बाहर का ना खाइए। पर्याप्त पानी पीजिए और ये भी एश्योर करिए कि जो पानी आप पी रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं है। अगर आपके पास आरओ नहीं है, आपके पास फ़िल्टर नहीं है, कोई बात नहीं, आप पानी को बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके ठंडा करिए, फिर पानी पीजिए। वही पानी आप अपने साथ, पर्याप्त पानी और ओआरएस। जब भी किसी को उल्टी हो, लूज मोशन हो, तो एक पहला उपचार है जो कि हर व्यक्ति को करना चाहिए और सभी को मैं बताता हूँ बार-बार, ओआरएस का घोल पीजिए। ओआरएस का घोल नहीं समझ पाते ओआरएस क्या है? बहुत सारे ब्रांड नेम से आता है वो ओआरएस, जिसमें बहुत सारे लवण होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और सॉल्ट और शुगर के साथ मिश्रण एक बनाया गया है गवर्नमेंट ने। आशा और आंगनबाड़ी के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क मिलता है। नहीं है घर में जब तक, तब तक आप नमक चीनी का घोल बना के थोड़ा सा पीजिए। बच्चे को अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं हो रही है, अगर आप उसको ओआरएस का घोल पिलाते रहेंगे, जितनी बार वाटरी मोशन, पूछ रहे हैं कि कितनी बार हमें ओआरएस देना चाहिए, तो हम कहते हैं जितनी बार बच्चे को लूज मोशन हो या बड़े को लूज मोशन हो, उतनी बार ओआरएस पिलाइए। अगर ओआरएस पिला रहे हैं तो आपका बच्चा या आपका वयस्क खतरे से बाहर है। अगर आपने पानी पिलाना, लिक्विड इनटेक बंद कर दिया तो डिहाइड्रेशन सीवियर हो जाएगा। और बच्चों में बहुत खास बात, बच्चों का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि बच्चों में डिहाइड्रेशन जानलेवा हो जाता है, उनमें जान जा सकती है डिहाइड्रेशन से। इसलिए पानी की कमी को विशेष तौर पर मॉनिटर करना है, बच्चों में बस ज़्यादा पानी पीने की आदत डालनी है, फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का खाने से बचना है और उनमें हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी है। फलों में बात आती है, लोग कहते हैं कि कौन सा फल खाएं। अभी ये ऐसा आ गया है कि हमारे भारत में हर सीज़न में हर फल मिलता है। डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट का वेट कितना है, उसके हिसाब से आप उसको चूज़ करते हैं। जो उनके पास पैसा ज़्यादा है वो महंगे फल, जाड़े के दिनों भी आम खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मेरा सिर्फ एक मशवरा है, आप सीजनल फ्रूट खाइए, मौसमी फल खाइए। अब इसे मौसम खरबूजा, तरबूज का आ गया है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, वाटर खूब सारा है, पानी खूब सारा है, ककड़ी है, खीरा है, वो खाइए। उसके दो कारण हैं, एक तो उसके नेचुरल न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे, दूसरी बात प्रिजर्वेटिव्स उसमें नहीं होंगे, और तीसरी बात बहुत सस्ता होगा। तो आपके लिए कोई महंगे फल खाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मौसमी फल है, जो मौसम हमें जो फल देता है वही हमें सेवन करनी चाहिए, और प्रकृति हमारी वही फल बनाती है उस सीजन में, क्योंकि हमें उसको खाना चाहिए। अननेसेसरी पैसे का और स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो चीज़ें कही और हमने जो सवाल किए, मुझे पूछने में बहुत अच्छा लगता है और आपको बताने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन में आज की इस हाईटेक लाइफ स्टाइल जो हो गई है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, कभी नहीं लगता है कि अब जा कर के जो मिला वो जल्दी से खा लिया, जा कर के थोड़ी सी देर आपको लंच ब्रेक मिला, तो ऐसे में एक हेल्थ किस तरीके से अब हो गया कि डाइटिशियन के तौर पर भी हम, एक सवाल मेरा आपसे है कि कैसे सारी चीज़ों को बैलेंस रखा जाए। जी, बिल्कुल सही बात है कि आजकल बड़ी फास्ट लाइफ हो गई है, तो हमको ऐसा कोई फास्ट फूड चाहिए जिनको बनाने का हमारे पास टाइम नहीं है। ऑफिस में आप बैठे हैं, आपको बनाने, आप घर से सुबह निकल आए, लंच नहीं लाए, या लाए तो वो देर तक खराब हो रहा है, क्या किया जाए? दिन भर भूखे रहें या बाहर का खाएं? यहाँ बन नहीं सकता। आपका क्वेश्चन लाजमी है। उसके लिए मैं एक फास्ट फूड आपको बता रहा हूँ आज। फास्ट फूड जो 2 मिनट वाला आप ऐड देखते हैं, उसको जनरली 2 मिनट में बना के खाते हैं। प्रोसेस फूड से बचिए। कोई भी जो पका हुआ फूड पैकेट में आता है कि इसको गर्म करिए खाइए, वो खतरनाक है। गर्मी के दिनों में एक सबसे बढ़िया फास्ट फूड आपके पास है सत्तू। सत्तू का पैकेट लाइए, अच्छी क्वालिटी का, चाहे वो खुद पिसवा लीजिए, चाहे पैकेट मिलते हैं मार्केट में अच्छी ब्रांड के, वो ले लीजिए और लाइए। मिल्क मिलाइए या पानी मिलाइए, चीनी मिलाइए, नमक मिलाइए, हरा नमक डालिए, प्याज के साथ खाइए। फटाफट, हमें लगता है 2 मिनट भी नहीं लगने। और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, रिच सोर्स ऑफ फाइबर है। इससे अच्छा सप्लीमेंट नहीं हो सकता, इससे अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं हो सकता। लोग जिम में जाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्रांडिंग बड़े बड़े होती है, मसल्स दिखाई जाती, लेकिन वो वेस्ट है। अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं है बहुत बड़े, आप कोई प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं जा रहे हैं और आप सिर्फ फिटनेस के लिए जिम कर रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको या तो लीवर, सबसे पहले लीवर अटैक होगा, फिर आपको किडनी इफेक्ट होगी, फिर और बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। एक्स्ट्रा प्रोटीन आपको सिंथेटिक प्रोटीन नहीं लेनी है, नेचुरल प्रोटीन पर जोर देना है। और गर्मी के दिनों में सत्तू से अच्छा बढ़िया प्रोटीन, बढ़िया न्यूट्रिएंट नहीं हो सकता। बाकी और चना है, गुड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं,
वो आप खाइए, लाई चना साथ में यानी कि रखिए। सत्तू खाते रहें तो फिर आपको ओआरएस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ओआरएस एक अलग चीज़ है। ओआरएस तो डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट पार्ट है। ओआरएस को रेगुलर नहीं लेना है। अगर आपको पानी जैसे मोशन नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको नहीं लेना है पानी। पानी कितना पीना, ये भी कई बार क्वेश्चन करते हैं लोग कि साहब कितना पानी पीना चाहिए। तो हमारा आंसर है कि आपका वर्किंग शेड्यूल क्या है। आप जैसे वातानुकूलित कक्ष में बैठे हुए हैं तो आपको पसीना निकल नहीं रहा है, जो भी वाटर से निकल रहा है शरीर से वो यूरिन के फॉर्म में निकल रहा है। तो आपको इतना पानी पीना है कि 2 से 2.5 लीटर यूरिन निकल जाए। तो 3 लीटर भी पानी पी ले रहे हैं आप तो आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन जो लेबर है, जो धूप में काम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उसका इतना सारा वेस्टेज तो पसीने से हो जा रहा है, यूरिन बन ही नहीं रहा है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, तो उसको 5 लीटर पानी पीना है। तो जैसा हमारा काम है वैसा पानी है। और आप एक सीधा सा तरीका है कैसे पहचानें कि हम पानी कम पी रहे हैं कि ज़्यादा पी रहे हैं। आप यूरिन जाते हैं, आपका यूरिन डार्क कलर होता है, आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, आप पेशाब आपका पीला हो रहा है या पीला जैसा हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको पानी की कमी है। पानी और पीजिए। जब पानी ज़्यादा पिएंगे तो पेशाब अपने आप सफ़ेद हो जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, साहब पीला हो रहा है, हमको लग रहा है पीलिया हो गया। केवल पीला पेशाब होने से पीलिया नहीं डायग्नोस कर लेंगे, उसके और लक्षण होते हैं। वोमिटिंग की सेंसेशन होना, भूख न लगना, आँखों में पीलापन आना, वो सारे लक्षण हैं, उनसे हम बताते हैं कि पीलिया हो गया है। और नहीं तो पानी की कमी से ही जनरली लोगों का जो पीलापन है यूरिन का वो दूर हो जाता है। तो हमारी बॉडी में सिग्नल्स होते हैं, हमारी ज़बान सूख रही है, पानी प्यास लगी है, और यूरिन गाढ़ा हो रहा है तो प्यास हमें पानी पीना चाहिए। तो सिग्नल्स को हमें रिसीव करना है। और ड्रिंकिंग वाटर जो तक कि जैसा कि आप व्यस्त हैं, सुबह से लेकर रात तक इतने सारे प्रोग्राम करने हैं, आपको बहुत सारी व्यस्तता है, आप भूल जाते हैं कई बार कि छोटे छोटे सिग्नल्स आते हैं, उनको हम भूल ही जाते हैं, पानी पीना है, संकेत देने लगती है, संकेत देने लगती है। लेकिन वो इतना बिजी है कि आप छोटे संकेत महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ड्रिंकिंग वाटर अपने पास रखिए हमेशा टेबल पे। जब आपके पास शुद्ध पानी कांच के गिलास में दिख जाएगा आपकी आइस को, तो आप तुरंत उठा के पी लेंगे। आपके पास पानी नहीं है तो आप सोचेंगे अभी लड़के को बुलाते हैं, पानी मंगवाते हैं, तो वो पी लेते हैं, अच्छा थोड़ी देर बाद पानी पी लेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अवेलेबल रखिए अपने टेबल पर, अपने वर्किंग प्लेस पर ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी अपने साथ रखें और पानी ज़्यादा पिएं, खाएं कम, बस। जी, तो चलते चलते हमारे टीवी 27 न्यूज़ के दर्शकों के लिए डॉक्टर संदीप जी की तरफ से क्या संदेशा? हमारा संदेशा यही है कि स्वस्थ रहें और बीमार होने से खुद को बचाना है। अपनी जीवन शैली को, सबसे बड़ा धन हमारे पास जो है वो स्वास्थ्य है। अगर हमारे पास सोने का महल हो जाएगा, जो आप चाह रहे हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य आपके साथ नहीं है तो उस प्लेजर को आप नहीं महसूस कर पाएंगे। तो अगर जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसी चीज़ को देना है तो वो स्वास्थ्य को देना है, यानी को अपने आप को देना है। तो अपनी दिनचर्या सही रखें, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, जिम करें, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद है वो करें। और सुपाच्य भोजन लें, मौसम के हिसाब से खाना खाएं। गर्मी के दिनों में तला हुआ फूड न लें, हाई कैलोरीज न लें, पानी ज़्यादा लें, ऐसे फ्रूट्स खाएं जो जिनमें पानी ज़्यादा होता है। और बाहर कुछ भी खाने पीने से बचें और तनाव से बचें। जितना हो सके अपनी लाइफ को ईजी रखें, क्योंकि सबसे कठिन है सरल होना। जी, तो जहाँ तक हो सके सरल रहें और जहाँ तक हो सके तरल खाएं। तरल खाइए, सरल रहिए, यही स्वास्थ्य का परिभाषा है और इसी को अपनाना चाहिए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हमारे दर्शकों को आपने छोटे छोटे जो उपाय बताए वो हमारे दर्शक ज़रूर इसको आत्मसात करेंगे। तो डॉक्टर संदीप जी ने किस तरीके से तमाम सारे उपाय बताए। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था किस तरीके से कि शरीर के लिए स्वास्थ्य उसी तरीके से ज़रूरी है जैसे तेल के लिए या दिए के लिए तेल होता है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।